गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप 11th वाले आप 12th वाले का हमने चैप्टर 4 तक ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट करा दिया। आप में बहुत कुछ विद्यार्थी का शिकायत रहा कि सर आप सॉल्यूशन पैड पर बनाकर नहीं भेजते। तो सर ये आपका बात हमें बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा अनुमान लग जाए कि हम आपको किसी बुक से या नोट्स में बना हुआ आंसर है और उसका पिक यदि खींच के भेज दें, आप में टैलेंट है, आप समझ जाओगे, तभी हम आंसर बना हुआ का पिक खींच के भेज देता हूँ। फिर भी आपको प्रॉब्लम था, आप सॉल्व किए, कोई बात नहीं। चैप्टर 4 छोटा चैप्टर था, टॉपिक भी कम थे पढ़ने उसमें, इसलिए ऑब्जेक्टिव में लगभग 40 के नज़दीक आपको ऑब्जेक्टिव मिला होगा। सब्जेक्टिव में हमने लघु में 10 और दीर्घ में हमने 5 क्वेश्चन आपको चुन के दिया। इसमें भी कई विद्यार्थी का आपत्ति था कि सर असाइनमेंट में क्वेश्चन की संख्या आप कम डाले हैं। आप ही बताओ सर, छोटा चैप्टर था, टॉपिक कम थे, क्वेश्चन अधिक हम कहाँ से लाते। और असाइनमेंट में बनाने का जो मेरा मकसद होता है सर, हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ज़्यादा बोझ न दें। बुक से क्वेश्चन आंसर तो आप बनाते ही हो, तो असाइनमेंट देने का मकसद क्या? तो असाइनमेंट देने का मकसद ये रहता है कि हम आपको लिमिट में बांधें, लिमिट में लावें। जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने के लिए संभावित है, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने के संभावित हैं, हम असाइनमेंट के रूप में आपको उतना ही देते हैं। आगे के टाइम में भी हम उतना ही आपको देंगे। असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, सांख्यिकी, एक मकसद, एक मेहनत, फॉर पर्पस ऑफ एग्ज़ाम के लिए। मेरिट और नॉलेज के लिए तो हम आपको क्लास में एक एक टॉपिक पढ़ाते ही हैं। टेक्स्ट बुक भारतीय वन या ABC से आप क्वेश्चन सब बनाते हो तो हम तो सॉल्यूशन करवाते ही हैं। तो टॉपिक वाइज पढ़ाई हो जाए, आप बुक का क्वेश्चन आंसर हम आपको करा ही देते हैं, तो फिर असाइनमेंट में अधिक क्वेश्चन देने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। एग्जाम असाइनमेंट के रूप में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव अथवा सांख्यिकी, उसका पर्पस एग्ज़ाम है। उसमें हम ज़्यादा बोझिल पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वे सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने के संभावित है, हम ज़रूर देंगे। इसलिए आप लोग ये ना कहो कि सर असाइनमेंट में कम क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है। अरे सर, सब आप ही लोग करोगे तो हम लोग क्यों बैठे हैं? आप ही फैसला करोगे कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन की संख्या कम होना चाहिए। तो उसके लिए आप नहीं हो। सिलेबस का टॉपिक छूट जाए, सिलेबस के मुताबिक पढ़ाई न हो, अथवा कहीं क्वेश्चन आंसर सांख्यिकी में प्रॉब्लम है, आप बोलते हो, अच्छा लगता है। लेकिन क्वेश्चन की संख्या को लेकर के आप कमेंट करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम जब टॉपिक पढ़ा देते हैं आपको, चैप्टर टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आंसर कराते रहते हैं। बुक का भी क्वेश्चन आंसर करने के का टाइम आपको मिल जाता है।
इतना सारा काम करने के बाद ना आप असाइनमेंट की बात करते हो, तो असाइनमेंट का मतलब एग्ज़ाम, और उतना ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जितने कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछने के लिए संभावित है, उससे अधिक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए असाइनमेंट में क्वेश्चन की संख्या पर आप में से कोई कमेंट नहीं करोगे। हाँ, फिर भी मैं एक बात आपसे कह दूं, ऑफलाइन क्लास जब शुरू होगा तो बैक चैप्टर में यदि कहीं किसी विद्यार्थी को दिक्कत होगा तो हम समय देंगे, आप अपनी प्रॉब्लम दूर कर लेना। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ लेकर के आए हैं भौतिक रसायन खंड का चैप्टर 5 पृष्ठीय रसायन नाम का चैप्टर। पृष्ठीय रसायन नाम के इस चैप्टर को हमको चैप्टर 5 के रूप में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। क्या है ये क्या है? तो सर सुनिए, पृष्ठ का मतलब होता है सतह। पृष्ठ का मतलब होता है सतह। रसायन मतलब सतह का रसायन, किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन। भौतिक रसायन के क्षेत्र में किसी ठोस पृष्ठ के सतह पर, किसी ठोस सतह पर, ठोस पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन। तो हम पृष्ठीय रसायन में किसी ठोस पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। अर्थात पृष्ठीय रसायन क्या है? पृष्ठीय रसायन क्या है? तो हम इसमें कहते हैं कि भौतिक रसायन का वह शाखा, भौतिक रसायन का वह शाखा जिसमें किसी ठोस पृष्ठ या ठोस सतह पर होने वाली घटना एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठीय रसायन कहलाता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम रसायन के दृष्टि से इस चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि किसी ठोस पदार्थ के सतह पर धूलकण जो आके चिपक जाता है, सट जाता है, वह घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ। आदमी के शरीर गंदा होता है, गंदगी ह्यूमन बॉडी के शरीर पर सटता है, चाहे वो पसीना से निकला हुआ हो या फिर दैनिक जीवन में किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के कारण हो। कपड़े गंदा होता है, अथवा नए बने कपड़े को अलग अलग प्रकार का रंग डाल करके रंगीन किया जाता है। इन सारे घटनाओं के पीछे विज्ञान का जो रहस्य है, जवाब है, उसी के बारे में अध्ययन करना होता है। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम पृष्ठीय रसायन है। जब हम पृष्ठीय रसायन क्या है समझ चुके कि किसी ठोस पदार्थ के सतह पर, किसी ठोस पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन पृष्ठीय रसायन कहलाता है। तो इस टॉपिक के दरमियान हमें पहला टॉपिक इस चैप्टर में मिलता ये है कि अधिशोषण। हमें इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक मिलता है सर, वो मिलता है
अधिशोषण एडसॉर्प्शन, अधिशोषण एडसॉर्प्शन तो कहता है कि वह घटना जिसमें पदार्थ की सतह पर ठोस या द्रव के कण आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। वह घटना जिसमें किसी ठोस पदार्थ के सतह पर अन्य ठोस या द्रव के कण आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। मीनिंग ये कि यदि हम अभी जो आपके सामने कर रहे हैं उसी घटना का जिक्र कर दें, क्या कर रहे हैं, तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनमें से कुछ बातों को बोर्ड पर हम लिख के बता रहे हैं आपको। मीनिंग ये कि हम स्केच की सहायता से इस बोर्ड पर कुछ अंकित कर रहा हूँ। बोर्ड का सतह ठोस और इस पर जो चिपक रहा है वो इंक है। इस पर जो चिपक रहा है वो इंक है। इंक लिखते वक्त द्रवावस्था में और थोड़ी ही देर में सरसुख करके ठोस अवस्था वाला हो जाता है और आपको काली अक्षरों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में परिभाषा से टूमा ना कि वह घटना जिसमें ठोस पदार्थ की सतह पर, मतलब बोर्ड के इस सतह पर ठोस या द्रव के कण आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। मीनिंग ये कि इंक के कण आकर्षित होकर चिपका तो लिखा है पृष्ठीय रसायन वर्ड, सरफेस केमिस्ट्री, और हम लिखे अधिशोषण एडसॉर्प्शन। ये बोर्ड की सतह पर इंक चिपका हुआ है तो ना दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। मतलब ये घटना जो हुआ सर, ये घटना अधिशोषण, ये घटना अधिशोषण। हम दीवार पर पेंट, सेम अथवा चूना लगाते हो तो क्या होता है, दीवार के कण, दीवार का सतह ठोस, हम चूने से जब पुताई करते हो सर तो चूना का भींगा हुआ घोल हम लेकर के ब्रश की सहायता से उस पर लगाते हैं। तो चूना का भीगा हुआ घोल दीवार की सतह पर सूखने के बाद चिपक जाता है तो न वो उजला दिखाई पड़ता है अथवा जो कलर हम आप मिलाते हो। मीनिंग ये कि दीवार का सतह ठोस, उस पर जो चिपका, ये घटना जो हुआ, इस घटना का नाम हम लोगों के केमिस्ट्री पोर्शन में पड़ता है अधिशोषण। आपके हमारे शरीर से पसीना निकलता है और हम लोग के शरीर के चमड़ी से वो संघनित होकर बूंद बूंद के रूप में चिपका हुआ रहता है। हम लोग के शरीर का सतह ठोस और उस पर चिपकने वाला द्रव, तो ये घटना जो हुआ ये अधिशोषण हुआ। अब सर फिर से सुन लीजिए अधिशोषण क्या है। तो वह घटना, वह पृष्ठीय घटना जिसमें किसी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या ठोस के कण आकर्षित होकर चिपकता है, इस घटना का नाम अधिशोषण। और ये अधिशोषण के दो भाग, अधिशोषण के दो भाग
कौन कौन? तो अधिशोषक और अधिशोषक इसी को अधिशोषित परावस्था भी कहा जाता है। अधिशोषण के दो भाग, अधिशोषण के दो भाग, एक को अधिशोष्य और दूसरे को अधिशोषक। तो सर अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है? तो इसको ऐसे समझिए कि जो पदार्थ आकर्षित होकर चिपकता है, जो पदार्थ आकर्षित होकर चिपकता है, हम स्केच से लिख रहे हैं आपके बोर्ड की सतह पर। स्केच का इंक आकर्षित होकर चिपक रहा है बोर्ड की सतह पर, तो ये इंक अधिशोष्य या अधिशोषित प्रावस्था। आप पढ़ते समय कुछ लिखते हो कलम से कॉपी की सतह पर, तो कॉपी की सतह पर आप जो लिखते हो उस समय क्या होता है, आपके कलम का इंक कॉपी पर आकर्षित होकर चिपकता है। तो कलम का जो इंक है वो इंक अधिशोष्य या अधिशोषित प्रावस्था। और जिस ठोस सतह पर चिपकता है उसे अधिशोषक कहते हैं। मीनिंग ये कि हम इंक का इस्तेमाल किए और हमने लिखा ये वर्ड, तो इंक अधिशोष्य या अधिशोषित प्रावस्था, इंक अधिशोष्य या अधिशोषित प्रावस्था। और ये बोर्ड की सतह जो हुआ वो अधिशोषक। क्यों? तो बोर्ड की सतह पर ही ना इंक चिपका है, तो परिभाषा के मुताबिक कि जो पदार्थ आकर्षित होकर चिपकता है वो अधिशोष्य कहलाएगा। तो इंक चिपका आकर्षित होकर के, तो इंक अधिशोष्य। और जिस ठोस सतह पर चिपकता है उसे अधिशोषक। तो बोर्ड की सतह पर चिपका है तो बोर्ड की सतह अधिशोषक। इसी तरह चूना लगाते हो आप, हम दीवार की सतह पर, तो हम लोग का दीवार अधिशोषक और चूना अधिशोष्य। हम लोग का कपड़ा गंदा होता है तो कपड़ा हम लोग का अधिशोषक, पसीना को, गंदगी को वो ऑब्जर्व रखता है। और पसीना का गंदगी हो या अन्य गंदगी हो जिससे कपड़ा गंदा होता है, वो गंदगियाँ अधिशोष्य या अधिशोषित प्रावस्था, और हम लोग का कपड़ा अधिशोषक। इसी तरह वायु हैबर प्रक्रम में, गौर से सुनिएगा, हैबर प्रक्रम में वातावरण के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है। तो
वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, उसे तो प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ गंदगी क्या सर, उस समय हमारी ज़रूरत का नहीं होता है तो हम कह देते हैं गंदगी। अन्य गैस के कण मौजूद रहते हैं, उसे हटाना अनिवार्य होता है। तो एक टंकी में जब नाइट्रोजन गैस को जमा कर लिया जाता है ना, तो उसमें चारकोल के टुकड़े को रख दिया जाता है। चारकोल लकड़ी का अधजला टुकड़ा, चारकोल के टुकड़ा उस नाइट्रोजन गैस में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को छोड़ करके जो अन्य गैस है उसे अपने में अवशोषित कर लेता है। तो वहाँ जो गैस चारकोल के टुकड़े द्वारा ऑब्जर्व किया गया वो गैस अधिशोष्य और चारकोल का टुकड़ा अधिशोषक। इसी तरह और भी घटनाएं हो सकता है जहाँ पर आप अधिशोष्य और अधिशोषक के बारे में जान सकोगे, पहचान सकोगे। तो सर परिभाषा सिंपली याद रखिएगा कि अधिशोष्य क्या है। अधिशोषण में जो पदार्थ आकर्षित होकर चिपकता है, अधिशोषण में जो पदार्थ आकर्षित होकर चिपकता है उस पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। और अधिशोषण की प्रक्रिया जिस ठोस सतह पर होता है, अधिशोषण की प्रक्रिया जिस ठोस सतह पर होता है उस ठोस सतह को अधिशोषक कहते हैं। फिर आगे चल कर के सर हम लोग को अधिशोषण के प्रकार पढ़ना है। तो अधिशोषण दो प्रकार का, अधिशोषण दो प्रकार का, एडसॉर्प्शन दो प्रकार का। एक को कहा गया है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडसॉर्प्शन, और दूसरे को रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, केमिकल एडसॉर्प्शन। इसी को आपका बुक लिख दिया है रसोब शोषण, केमियो सॉर्प्शन। तो सर ये अधिशोषण दो प्रकार का, अधिशोषण दो प्रकार का हम आपको बता रहे हैं कि अधिशोषण के दो प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो सर भौतिक अधिशोषण क्या है? तो कहता है कि अधिशोषण की वह घटना जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच कमजोर वैंडरवाल बल या कमजोर वैंडरवाल बल कार्य करे। मीनिंग ये कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। फिर से भौतिक अधिशोषण क्या है?
भौतिक अधिशोषण क्या है? तो जवाब हम लोग का ये होगा कि अधिशोषण की वह घटना जिसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच कमज़ोर वांडरवाल बल कार्य करता है या कमज़ोर आकर्षण बल कार्य करता है, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। हम इस इंक से बोर्ड की सतह पर लिखते हैं, तो आप सब विद्यार्थी जानते हो सर कि हम इस इंक को बड़ी आसानी से मिटा देते हैं, बोर्ड की सतह पर से हट जाता है, इसका कोई प्रभाव बोर्ड की सतह पर नहीं रहता। मीनिंग ये कि इंक जो अधिशोष्य है वो और बोर्ड की सतह जो अधिशोषक है उसके बीच जुड़ाव किस बल से है? आकर्षण बल से है। उसके बीच जुड़ाव किस बल से है? तो उसके बीच जुड़ाव आकर्षण बल से है। तो ये बोर्ड की सतह पर इंक का चिपकना भौतिक अधिशोषण है, यहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कपड़ा का गंदा होना अधिशोषण है, तो सर कपड़े पर से जब हम गंदगी हटाते हो, हम आप क्या करते हो? कपड़े को सर्फ पानी में डाल करके धोते हो, तो आपका मेरा सबका विचार यही रहता है कि कपड़े पर से गंदगी दाग धब्बा हट जाएगा, कपड़ा साफ हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। तो सर कपड़ा का सतह अधिशोषक, गंदगी अधिशोष्य, दोनों के बीच यदि भौतिक रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, दोनों के बीच यदि रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है तो कपड़ा साफ हो जाता है, हम लोग फिर से पहनते हैं। और यदि रासायनिक परिवर्तन हो गया होता है तो कपड़े का स्थिति बदलता है, कपड़ा साफ नहीं होता है। हम आप क्या कहते हो कि अब इस कपड़े को नहीं पहनना है, कपड़ा में गंदगी आ गया। मीनिंग ये कि कपड़े की सतह और गंदगी में यदि सिर्फ आकर्षण बल के कारण जुड़ाव है तो हम उस अधिशोषण की उस घटना को नाम देंगे भौतिक अधिशोषण। लेकिन ख्याल कीजिए, जैसे जैसे कपड़ा हम आप धोते रहते हो, कपड़ा का रंग भी जाता रहता है, जो फिर वापस नहीं आता। मतलब ये कि कपड़े के फाइबर तंतु पर जो डाई का इफेक्ट था वो कम रहा है, वहाँ रासायनिक अधिशोषण है। क्यों? तो कपड़े का तंतु जब बनता है तो वह कोई एक कलर का होता है, और हम आप अपने उपयोग के मुताबिक, अपने इच्छा के मुताबिक उसमें डाई रख करके अलग अलग रंग प्रदान करते हो, और वो रंग कपड़े के तंतु। तो किसको पढ़ा रहे हैं? और कपड़े के तंतु से वो रंग जल्दी गायब नहीं होता, कपड़ा पुराना पड़ता चला जाता है, लेकिन कपड़े के तंतु से वो गायब नहीं होता। तो डाई और कपड़े के तंतु के बीच जो जुड़ाव है वह रासायनिक बल है। डाई और कपड़े के तंतु के बीच जो जुड़ाव है वह जुड़ाव रासायनिक बल है, और रासायनिक बल जुड़ाव है सर, तो वह घटना रासायनिक अधिशोषण है। मतलब ये कि अधिशोषण की वह घटना जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच रासायनिक बल कार्य करता है, रासायनिक बल बंधन का निर्माण हो जाता है। अधिशोषण की वह घटना जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच रासायनिक बल का निर्माण होता है या रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। जैसे हम अपने उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के काम में डाई और रंग का इस्तेमाल करते हो,
वहाँ कपड़ा हो, प्लास्टिक हो, फाइबर हो या अन्य कोई भी वो सामान हो सर, जब डाई से रंग दिया जाता है, डाई मिला दिया जाता है, तो बहुत दिनों तक उस डाई का असर उस पदार्थ से नहीं जाता। मीनिंग ये कि वहाँ जो अधिशोषण की घटना हो रहा है वह घटना रासायनिक अधिशोषण। आप कॉपी पर जिस इंक से, कलम से लिखते हो, कॉपी का पेज आप जला भी देना तो उस पर जो आप लिखे हुए हो राख में भी दिखाई पड़ता है, वो अलग नहीं हटता। पेंसिल से आप लिखते हैं तो आपका अधिशोषण भौतिक है। पेंसिल से आप लिखते हैं, आपका अधिशोषण भौतिक है। और यदि आप कलम से लिखते हैं तो आपका जो अधिशोषण घटना हो रहा है वह रासायनिक है। मतलब ये कि अधिशोषक और अधिशोषक एक दूसरे से चिपका हुआ हो सिर्फ आकर्षण बल से, तो भौतिक अधिशोषण। अधिशोषक और अधिशोषक आपस में चिपका हुआ हो सिर्फ आकर्षण बल से, तो भौतिक अधिशोषण। और यदि अधिशोषक और अधिशोषक आकर्षण बल के अलावे, आकर्षण बल को छोड़िए, रासायनिक बल से जुड़ जाए, अधिशोषक और अधिशोषक रासायनिक बल से जुड़ जाए, मतलब रासायनिक बंधन का निर्माण हो जाए, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए, तो वैसी अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। वैसी अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। इस तरह हमने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आपको डिटेल्स बता दिया। और भी सुनिए, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता। भौतिक परिवर्तन का एंथैल्पी ऊर्जा निम्न होता है, रासायनिक परिवर्तन का मोलर एंथैल्पी या ऊर्जा उच्च होता है। भौतिक अधिशोषण एक आणविक होता है, एक लेयर में होने वाली घटना है। रासायनिक अधिशोषण बहुआण्विक घटना है। भौतिक अधिशोषण में पदार्थ को अलग अलग हटाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को अलग अलग हटाया नहीं जा सकता। आप चाहो तो सर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर इस टॉपिक को सुन करके भी लिख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप एक क्वेश्चन अब तो बनाइए ही बनाइए। क्या? तो भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये क्वेश्चन आपको जो अभी टॉपिक आप सुने हैं उस टॉपिक की सहायता से ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग से हो जाएगा। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आप अभी जो टॉपिक सुने हैं उससे आप लिख सकते हैं। थोड़ी बुक की भी सहायता लीजिएगा, जवाब हो जाएगा। तो सर अभी तक हमने अधिशोषण के भाग, अधिशोषण के प्रकार का अध्ययन कर लिया। अब हम लोगों का अगला वीडियो जो जाएगा आप लोग को, उसमें हम लोग अवशोषण, शोषण, विशोषण नामक टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही।